गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी टाइप के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिसोर्स अगर गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। वो हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहा है, वो हमारे सोसाइटी को रिच और पुअर में भी डिवाइड कर रहा है, और उसके कारण कोई रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स नहीं बचने वाले, ठीक है। तो इसी सब कारण के वजह से हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है ना, इसमें हम लोग एक समिट के बारे में बात करेंगे, मतलब एक मीटिंग के बारे में बात करेंगे जो 1992 में हुई थी। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट था जो गांधी जी ने दिया था। स्टेटमेंट ये था, उन्हें जो देखो आपको पता है गांधी जी वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में लगे हुए थे, तो उस समय उन्होंने रिसोर्स के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड। मतलब क्या है कि हमारे अर्थ पे गॉड ने उतना रिसोर्स दिया है कि सबकी नीड्स पूरी हो जाएं, बट इतना रिसोर्स नहीं दिया कि किसी व्यक्ति की लालच पूरी हो जाए, ठीक है। नीड पूरी होना मतलब क्या, जो रिसोर्सेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसकी बेनिफिट्स सब लोग ले रहे हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर वो रिसोर्स किसी इंडिविजुअल के हाथ में आ जाते हैं तो खुद के लालच के लिए, खुद के ग्रीड के लिए वो ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज को निकालेगा, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, ठीक है। अब मैं हम बात करते हैं उस समिट की। उस समिट का नाम याद रखना है आप लोग को, दैट वाज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ठीक है। ये कब हुआ था? 1992 में। एक समिट मतलब क्या होता है, एक ऑफिशियल मीटिंग, ठीक है। तो एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। कब हुई थी? 1992। इसमें क्या हुआ था, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये मीटिंग कब हुई थी? इन जून 1992। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या, अब मान लीजिए स्टेट्स मतलब कंट्री को बोला गया है, तो हर कंट्री से सबका एक हेड, जैसे आपको पता है अगर हर कंट्री के पास एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है, पर्यावरण मंत्री होता है, तो हर कंट्री से, कितने कंट्री से टोटल समझिए 100 कंट्रीज़ के आसपास उनके हेड्स आए हुए थे। और वो कहाँ मीट किए? दे मेट इन, एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इट इज़ इन ब्राज़ील। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला इंटरनेशनल लेवल पर अर्थ के इशू से रिलेटेड कोई मीटिंग हुई थी, तो वो यही थी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये कब हुई थी? इन जून 1992, जहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ के हेड आए थे। वो सब मीट किए। कहाँ पर मीट किए? रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ पर पड़ता है? ब्राज़ील में। और ये हुआ क्यों था, ये मीटिंग किया क्यों गया था? बहुत सारी अर्जेंट प्रॉब्लम्स, किसकी? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब ये मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था, ये क्यों किया गया? ताकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ या एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उसको कैसे हम ख़त्म करें, हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें,
उस चीज़ के ऊपर था, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो आप देखो याद कैसे रखोगे, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा याद रखने का। तो मेन इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों की गई थी वो समिट, कि हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें और हम कैसे सोशो इकोनॉमिक लेवल पे डेवलप करें। सोशल इकोनॉमिक मतलब हम कैसे डेवलपमेंट करें ताकि हमारा सोशल और इकोनॉमिक दोनों टाइप का डेवलपमेंट हो। अब आप समझिए सोशल इकोनॉमिक मतलब क्या। जैसे हमने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, लॉज में चेंजेस लाए, ठीक है, या जो हमारे यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट है उसके उसमें कुछ चेंजेस लाए, इकोलॉजिकल चेंजेस लाए हम लोग ने, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सामाजिक मतलब लोगों का भी बेनिफिट है एज वेल एज मनी रिलेटेड इश्यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ दो रीज़न थे जिसके कारण वो समिट किया गया, और वो भी कौन से लेवल के पे चाहते थे वो चीज़ हो, एट द ग्लोबल लेवल। मतलब वो चीज़ कोई एक कंट्री ही ना करे बल्कि वो मैक्सिमम कंट्रीज उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, इसीलिए ये समिट बुलाई गई थी। दैट वाज अ इंटरनेशनल अर्थ समिट। तीसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ अडॉप्ट की गई, क्या थी वो, एजेंडा 21। और क्यों किया गया था, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या आप की पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला कि ये समिट कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो कब हुआ था, 1992 में, और वो जगह कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ये सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, सेकंड था वो मीटिंग क्यों गई, बिकॉज वहाँ पर क्या इशू, मतलब क्या रीज़न था इस वो मीटिंग होने का, दैट वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें वो रीज़न था, और कैसे हम लोग सोशली इकोनॉमिकली डेवलप हो एट ग्लोबल लेवल, वो इशू को डिस्कस करने के लिए, उसके लिए प्लान बनाने के लिए कि कैसे हम लोग इसे मास लेवल पर एग्जीक्यूट करें, उसके लिए ये समिट रखा गया था। ठीक है, और उस समिट में एक एजेंडा, एक दैट वाज एजेंडा 21, वो अडॉप्ट किया किस चीज़ के लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना ताकि वो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहे। तो कैसे 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए उन लोगों ने एजेंडा 21 क्या किया, अडॉप्ट किया। मतलब उनने कुछ रूल्स बनाए कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इन द 21st सेंचुरी। ये देखिए, ये तो 20th सेंचुरी ख़त्म हो गई थी, इसके बाद तो 21st सेंचुरी ही लगा जिसमें हम लोग हैं अभी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जो उन लोग ने जो एजेंडा अडॉप्ट किया उसके एम्स क्या थे, वो क्यों अडॉप्ट किया गया, उसके एम क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहला एम याद रखिएगा आप लोग, क्यों किया गया था, फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इसका मतलब समझिए, वो चाहते थे, उनका मेन एम यही था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्लान है ये कोई एक कंट्री ना फॉलो करे, ये ग्लोबल लेवल पर हो। मतलब मैक्सिमम सारी कंट्रीज़ इस एजेंडा को फॉलो करें और सब लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। सेकेंड जो था, वो क्या करना चाहते थे, वो फाइट करना चाहते थे, हराना चाहते थे किसको, जो भी फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, मतलब एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीजेस। मतलब उनका मेन एम ये था कि हम जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे इश्यूज़ को हम ख़त्म करें, गरीबी और एक कंट्री वर्ल्ड को डिसीज़ फ्री बनाए कि ज़्यादा डिसीज़ लोगों को कॉज ना हो। तो ये भी एक मेन एम था इन द एजेंडा 21। और उन्होंने ये प्लान किया था
कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा, जब क्या होगा, वहाँ पर हमें ग्लोबल कोऑपरेशन मिले, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो ये बोल रहे थे ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी, जब ग्लोबल लेवल पर सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी, कोऑपरेट करेंगी और सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कॉमन इंटरेस्ट का मतलब जैसे सबके मन में ये होना चाहिए, जहन में होना चाहिए कि हमको एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे इश्यूज़ को शॉर्ट आउट करना है, पॉवर्टी को हटाना है, डिसीज़ फ्री कंट्री बनाना है। तो ये सब कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल नीड्स, हम एक दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करते चलें और रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर शेयर होनी चाहिए। सब कंट्रीज़ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने बिहाफ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अब याद क्या रखेंगे? आज हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि रिसोर्स को कंजर्व करना ज़रूरी है। उसी लिए 1992 में एक मीटिंग बुलाई गई जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ये सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। अभी तो हर साल एक समिट होती है, अमूमन 1-2 साल में समिट होती है, जहाँ पर सारे कंट्रीज़ के हेड जाकर, मतलब मैक्सिमम तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स जाते हैं। तो उस समय 100 कंट्रीज़ के हेड्स वहाँ गए थे ब्राज़ील में, वहाँ मीटिंग हुई और वहाँ पे उन लोग का मेन ये चीज़ उन्होंने देखा था कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए ग्लोबल लेवल पर, वो चीज़ डिस्कस हुई और वहाँ पर एक एजेंडा अडॉप्ट किया गया जिसका नाम है एजेंडा 21। अब ये एक एजेंडा क्या था, इसका क्या एम था? तो वो चाहता था कि पूरी कंट्रीज़ 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दे, इसको फॉलो करे और जितने भी एनवायरमेंटल डैमेजेस हो रही हैं, पॉवर्टीज़, डिसीज़, ये सबको रिमूव कर दिया जाए। और ये सब चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब हमें ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन मिले और सबका एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, सब एक दूसरे की हेल्प करें और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन द एजेंडा 21। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है, दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज। आपको पता है लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो चलिए देखते हैं लैंड रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली हम इंडिया की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है दैट इज़ लैंड रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, आप खुद सोचिए आपके लिए ज़मीन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमें पता है कि जो लैंड है इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, आपको पता है अगर हमें पानी भी मिल रहा है वो भी कहाँ प्रेजेंट है? ऑन लैंड ही है। हम रह किस पे रहे हैं? लैंड पे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लैंड ही है जो क्या सपोर्ट करता है? इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, राइट, ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। लैंड रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट है वो सब धरती पे ही प्रेजेंट है। जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो धरती पे ही है। जितनी भी ह्यूमन लाइफ है उसको भी कौन सपोर्ट कर रहा है? ज़मीन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, भले वो माइनिंग क्यों ना हो, हम लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ? ज़मीन पे पढ़ा रहा हूँ। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, घर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? घर ज़मीन के ऊपर बन रहे हैं। जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, भले ही एक एरोप्लेन हवा में क्यों ना उड़े, पर उसको भी लैंड करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, हम लोग टेलीफोन्स यूज़ करते हैं, सब टावर्स कहाँ लगे हुए हैं? लैंड। इसका मतलब क्या कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो भी है दैट इज़ द लैंड, बिकॉज इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सबको कौन सपोर्ट करता है? लैंड। ठीक है, एक बात आप याद रखिएगा कि देखो इम्पॉर्टेंट क्या है
कि इट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग, राइट, ऑफ, पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमने क्या बोला कि ज़मीन वैल्यूएबल तो है, बट ज़मीन क्या कम ज़्यादा हो रही है? क्या होती है? हमारे इंडिया के पास टोटल जितना भी लैंड है, जितना भी लैंड रिसोर्स है, या कोई भी कंट्री के पास जितना भी लैंड रिसोर्स है, दैट इज़ फिक्स्ड, वो बढ़ नहीं रहा है। या पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी लैंड रिसोर्स इज़ फाइनाइट, राइट। पर क्या है, हमें जो भी देखो, इट इज़, ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिसोर्स हमें अवेलेबल हैं धरती पर, या ज़मीन जो हमें अवेलेबल है, हम उसे सही तरीके से यूज़ करें, राइट। जैसे देखो, अगर आपने देखा होगा हमारे इंडिया में, आप इंडिया और फॉरेन को अगर कंपेयर करते हो तो आप देखिएगा फॉरेन में फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंड पे लंबी लंबी बिल्डिंग खड़ी हैं, उसमें फ्लैट्स बने और लोग वहाँ रह रहे हैं। पर हमारे यहाँ कैसा है, सबकी खुद की ज़मीन है, बहुत लोग हैं जिनकी खुद की ज़मीन है। आप देखेंगे ना, एक बहुत बड़े एरिया में ज़्यादा लोग नहीं रह पाते हैं, बिकॉज घर है, 5 लोग रह रहे हैं, पर उनका बड़ा एरिया है, कंपाउंड बनाया हुआ है। पर अगर आप सिटी में जाओगे तो आप देखोगे जितने बड़े एरिया में हमारा घर है, उतने बड़े एरिया में एक बड़ा सा टावर खड़ा हुआ है, काय का, हाउस के लिए, घर के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए, फ्लैट्स बने हुए हैं। उस फ्लैट्स में बहुत लोग रह रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग उसमें रह रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ज़मीन उतनी ही है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पर हम क्या है, हम लोग यहाँ कितना सारी ज़मीन है जो एज अ ब्यूरल ग्राउंड, मतलब जब मर जाते हैं दफनाने के लिए हम लोग कितनी ज़मीन यूज़ कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, उसमें हम लोग ने कितनी ज़मीन फंसी हुई है बेफिजूल। आपको पता है, अगर मैं बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, पर अगर हम बात करें तो हर एक गांव में, हर एक वार्ड में एक मंदिर बना हुआ है। आप सोचिए, उस ज़मीन का कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है यार। जितना खर्च हम देते हैं एक मंदिर बनाने में, उससे कम खर्च में एक गरीब व्यक्ति के लिए घर बन सकता है। नहीं लगता आप लोगों को? बिल्कुल। मैं अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ उस मैटर से मत करिएगा। बहुत बार ऐसा होता है, देखो एक जनरल बात बताता हूँ आप लोग को। एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में हमेशा कि जब एक हिंदू व्यक्ति क्या करता है, दिया जलाता है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम जब दिया जलाते हैं तो हम लोग वो तेल को वेस्ट कर रहे हैं। यार वो तेल से तो खाना बन सकता है, तो जलाने की क्या ज़रूरत। पर बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि उस तेल को अगर आप खाओगे खाने में, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना वो जब जल रहा है उससे जो पॉजिटिविटी निकल रही है वो दे रही है हमको। तो बहुत बार ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती है। पर मेन क्या है कि हमारे पास जो ज़मीन है वो एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, उसकी जितना एरिया है हमारे पास, भारत के पास या आपके पास, दैट इज़ फाइनाइट। हम क्या करेंगे, उसका मैक्सिमम यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप लोग कोई प्लॉट खरीदते हो तो हम लोग घर बनाएंगे, तो आप प्रॉपर डिज़ाइन करोगे कि घर का हर एक कोंटा प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए, ताकि हमारे पास जितना भी लैंड रिसोर्स अवेलेबल है उससे हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें और ज़्यादा बेनिफिट कर सकें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अगर मैं पर्टिकुलर भारत की बात करूं, इंडिया की, तो समझिए एक मैं पाई चार्ट बनाता हूं। तो हमारे पास जो ज़मीन है ना, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 27%, 43% एंड 30%। तो हमारे इंडिया के पास जितना भी ज़मीन है उसका 43% प्लेन लैंड है। प्लेन लैंड मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज जहाँ हम रह रहे हैं, दैट वो सब क्या है, प्लेन लैंड्स हैं, ठीक है। और 30% क्या है, माउंटेन्स, पहाड़ वगैरह। कितने परसेंट है इंडिया के टोटल एरिया में से ज़मीन के 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यूज़ हैं। आपको पता होगा माउंटेन्स और प्लेट्यूज़ में फ़र्क क्या होता है। प्लेन्स मतलब पूरी प्लेन ज़मीन, माउंटेन मतलब हिल्स, और प्लेट्यू मतलब जो थोड़ी ऊंची ऊंची जगह है, जैसे नागपुर इज़ अ प्लेट्यू। हम लोग क्या प्लेन ज़मीन नहीं है, पर अगर आप नॉर्थ एरिया जाओगे ना, अगर यूपी बिहार जाओगे तो आपको बहुत दूर तक प्लेन लैंड्स दिखेंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का। हमारे भारत में 43% ज़मीन प्लेन लैंड है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यूज़ है, और हमको सब में से कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर हम बात करें प्लेन्स की, तो यहाँ पर ये इसी ज़मीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एग्रीकल्चर।
एंड जितनी भी इंडस्ट्रीज बनी हुई है, जितने भी घर बने हुए हैं, सब कहाँ बने हुए हैं? प्लेन लैंड पे ही बनी हुई है। और अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स वेस्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए माउंटेन वेस्ट नहीं है, बिकॉज यही हमको क्या प्रोवाइड करा के देते हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? माउंटेन से। इसी के कारण क्या होता है? टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है ना, हमारे यहाँ मानसून जब आता है, मानसून के पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है समुद्र, वहाँ से मानसून विंड्स बहना चालू होती हैं। और आपको पता होगा जो हमारा इंडिया का मैप है, रफ मैं बनाता हूँ, मुझे याद नहीं है इंडिया का मैप कैसा है, ठीक है, समझो ये रफली है। यहाँ पर क्या है? सब माउंटेन्स। तो वो क्या करते हैं? मानसून विंड्स को रोक देते हैं, डायरेक्शन चेंज कराते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो बारिश होती है ना, आपको पता है ना, इंडिया को एज अ मानसून लैंड भी कहा जाता है, उसके रिस्पॉन्सिबल है हमारे नॉर्थ पार्ट के हिमालयस। तो इसीलिए माउंटेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे प्लेट्यूज़ की, तो प्लेट्यूज़ क्या फालतू है? नहीं, बल्कि इसमें से हमें बहुत सारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट, ठीक है। तो प्लेन्स क्या देता है हमें? स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, प्लेस फॉर लिविंग एंड प्लेस फॉर डूइंग सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स हमें क्या मिलती है? बहुत सारी रिवर्स, वी आर गेटिंग अ चांसेस ऑफ टूरिज्म। हमें बहुत सारे इकोलॉजिकल भी फैक्टर्स मिलते हैं, हमको एनवायरमेंटल हवा रोकने की कैपेबिलिटी रखता है माउंटेन, जिसके कारण हमारे यहाँ रेन अच्छी होती है, बारिश ज़्यादा होती है। प्लेट्यूज जो हैं वो बहुत रिच है, मिनरल्स में बहुत सारे हैं, वहाँ फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसमें फॉरेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था शॉर्ट में मैंने बताया आपको लैंड रिसोर्स के बारे में। वो इम्पॉर्टेंट क्यों है वो चीज़ हमने देखा। हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या कितना कंपोजिशन है हमारे यहाँ ज़मीन का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया परसेंटेज वाइज, और वो हर चीज़ किसके लिए उपयोग होती है हमने वो भी चीज़ देखा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कि जो लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया कैसा है, मतलब हम लोग किस पैटर्न से लैंड को यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर आगे हमें पढ़ना है कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो वह सब हम कल पढ़ेंगे। ये तो कल छुट्टी रखते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग का टेस्ट भी है, तो कल छुट्टी रहेगी। हम लोग मंडे से आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय बाय।